हेलो दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अनन्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा था, वो उनका अध्ययन बाधित हो रहा था। इसलिए अनन्या एकेडमी परिवार ने ये फैसला किया कि बच्चों का हर परिस्थिति में साथ दिया जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सकें, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसलिए हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं। तो मैं आप सबको आज नेट जेआरएफ शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ाऊँगा। इसमें आप सबका जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये पेपर सबसे पहले चलेगा और इस पेपर में एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। आज हम लोग इस पाठ का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, व्यक्तित्व एक ऐसा संप्रत्यय है जिसका हम व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं, शैक्षिक जीवन में, और मनोविज्ञान में तो व्यक्तित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर है। दोस्तों, व्यक्तित्व जैसा हम लोग बात करते हैं व्यवहारिक जीवन में, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व का जो मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय है उसके व्यवहारिक संप्रत्यय से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है दोस्तों? जैसे हम लोग देखते हैं कि बाहरी दिखावा, हाव भाव जैसे जिसका देखते हैं तो हम बोलते हैं हाँ, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है या इनकी पर्सनालिटी कम सही लग रही है। लेकिन जब हम शिक्षा शास्त्र में आते हैं, मनोविज्ञान में आते हैं, तो इसका जो अर्थ होता है इसके व्यवहारिक अर्थ से बहुत अधिक अंतर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो परंपरागत अर्थों में मनोविज्ञान का जो हम लोग देखते हैं उसमें व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। हम लोग उनमें से कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को देख सकते हैं। जैसे इसमें वैलेंटाइन ने कहा कि जो व्यक्तित्व होता है वह जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। जो भी व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियां अर्जित करता है, उन सारी प्रवृत्तियों का जो योग होता है वह व्यक्ति का उसका व्यक्तित्व होता है। लेकिन इस परिभाषा से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं हुए, क्योंकि व्यक्तित्व अपने आप में इतना विशाल संप्रत्यय है कि उसको इस छोटी सी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। इसके बाद बिसेंज एंड बिसेज ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों व लक्षणों का वह संगठन है जो जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, देखा इनकी ये जो बिसेंज की परिभाषा थी वो वैलेंटाइन की परिभाषा से थोड़ी और विस्तृत थी। इन्होंने व्यक्तित्व के अंतर्गत कई बातों का सम्मिलित किया। जैसे उन्होंने सम्मिलित किया आदत, अभिवृत्ति, लक्षण, संगठन, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को भी इन्होंने व्यक्तित्व के एक कंपोनेंट के रूप में यूज़ किया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा से भी सहमत नहीं हुए और उस समय जितनी भी परिभाषाएं थी, कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं थी कि जो व्यक्तित्व को सही तरीके से परिभाषित करे। इसके बाद आते हैं आपके आलपोर्ट। उन्होंने मौजूदा समय में जो व्यक्तित्व की 50 परिभाषाएं थी, उन 50 परिभाषाओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये अपनी एक परिभाषा दी। यह परिभाषा आज व्यक्तित्व की एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में उपयुक्त की जाती है। इसलिए इस परिभाषा को व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। इन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का सत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, देखा इन्होंने व्यक्तित्व में कई तरीकों की बातों को एक साथ रखा। ठीक है, पहली चीज़ तो उन्होंने व्यक्तित्व को क्या बताया? मनोशारीरिक बताया। यानी व्यक्तित्व क्या है? मन और शरीर का योग है। पहले हम क्या कहते थे कि व्यावहारिक जीवन में कि व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर सौष्ठव उसका अच्छा है, शारीरिक सौष्ठव या दिखने में गुड लुकिंग है, अच्छे कपड़े पहने होता है, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन यह मात्र इसका एक कंपोनेंट है। जो मनोविज्ञान है उसका जो व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट है, उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक है, यह मन और शरीर का योग है। ये चीज़ आलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में रखा। दूसरा चीज़ क्या रखा? गत्यात्मक संगठन है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात आलपोर्ट ने अपनी डिफिनीशन में रखा। गत्यात्मक संगठन का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है? देखिए, व्यक्ति का समय, परिस्थितियों के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है वो बदलता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो छात्र जीवन में है, तो वह एक ईमानदार अफसर बनने के ख्वाब देखता है कि मैं अगर कोई अफसर बनूंगा तो मैं बहुत ईमानदारी से कार्य करूंगा।
अब वह व्यक्ति जब अपनी शिक्षा पूरी करके जब एक अफसर बनता है तो अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर के वह रिश्वत लेने लगता है, घूस लेने लगता है। तो देखा कि उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया। पहले तो वो एक शुरू में जब कार्य करता है तो वो एक ईमानदार अधिकारी के रूप में कार्य करता है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां उसको बाध्य करती हैं उसके व्यक्तित्व में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। इस बात को आलपोर्ट ने अपनी डिफिनीशन में रखा। क्या रखा? कि व्यक्त्यात्मक संगठन है, यानी पर्सनालिटी जो होती है वो डायनेमिक होती है। व्यक्ति की पर्सनालिटी जरूरी नहीं है कि सदैव एक जैसी रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य आता है। तो ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में कुछ न कुछ मानव का व्यवहार जो होता है, चाहे परिपक्वता की वजह से हो, परिस्थितियों की वजह से हो, सामाजिक राजनीतिक परिवेश की वजह से हो, या व्यक्ति की अपनी पारिवारिक कारणों की वजह से हो, या उसकी व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं की वजह से हो, लेकिन जो उसका व्यक्तित्व है वो परिवर्तित जरूर होता है। इसलिए आलपोर्ट ने अपनी डिफिनीशन में ये बात को रखा है। फिर उन्होंने कहा कि वातावरण को उन्होंने स्थान दिया, ठीक है, वातावरण के एक अनूठे समायोजन के रूप में, ठीक है। अब देखिए जो व्यक्तित्व होता है उस पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब वो वातावरण आपका चाहे सामाजिक हो, आप चाहे वो वातावरण आपका आर्थिक हो, भौगोलिक वातावरण हो या राजनीतिक वातावरण हो, अलग अलग प्रकार के वातावरण को व्यक्तित्व प्रभावित करता है। इसलिए जिस तरीके के वातावरण में व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का हो जाता है। तो इसलिए आलपोर्ट ने कहा कि ये वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन है, स्थापित करता है आपका व्यक्तित्व, ठीक है। तो इसलिए जो आलपोर्ट की ये डिफिनीशन है वह सबसे अच्छी और सबसे उत्तम परिभाषाओं में एक मानी जाती है। हालांकि इसके पहले वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं एग्जाम में आप सबके। इन्होंने भी व्यक्तित्व को परिभाषित करने का कार्य किया और इन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। क्या? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि व्यक्ति के पूरे व्यवहार की जितनी भी विशेषताएं होती हैं वो सब उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार प्रकृति का है, कोई बहुत बोलने वाला होता है, कोई बहुत गुमसुम सा चुप सा रहता है, कोई कम बोलता है, कोई बहुत हंसते मुस्कुराने वाला होता है, कोई व्यक्ति क्या होता है कि बोझिल सा होता है। तो ये सारी चीज़ें उसका जो व्यवहार का जो भी स्वरूप है वह सब उसके व्यक्तित्व के रूप में आ जाता है। हम लोग प्रायः व्यक्ति की व्यक्तित्व को इस प्रकार से भी पहचानते हैं कि हाँ वह व्यक्ति इस प्रकार के गुण वाला है या इस प्रकार की विशेषता वाला है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ ये बच्चा बहुत बातूनी है या ये बच्चा बहुत शांत है, तो हम ये सारी बातें उसके व्यक्तित्व के रूप में ही कहते हैं। इसलिए इन परिभाषाओं के आलोक में जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की तो हमें सबसे ज़रूरी बात यह जान लेना चाहिए कि जो व्यवहारिक जीवन में हम व्यक्तित्व के लिए शब्दों और अर्थों का प्रयोग करते हैं वो गलत है। और व्यक्तित्व केवल बाह्य नहीं होता, बाह्य तो उसका मात्र एक छोटा सा पक्ष होता है जो मनोविज्ञान है या व्यक्तित्व को मनोशारीरिक गुणों के रूप में देखता है। इसमें व्यक्ति का आंतरिक विचार, उसकी सोच, उसका समाज और लोगों को लेकर के नज़रिया, किसी घटना के प्रति क्या उसका विचार है, किसी आप देश काल समाज परिस्थिति को लेकर के वो क्या सोचता है, ये सारी चीज़ें उसके कार्य करने का क्या तरीका है, ये सब बातें उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए व्यक्तित्व एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, व्यक्तित्व एक बृहद संप्रत्यय है। इसमें आप किसी के कुछ खास गुण या विशेषताओं के आधार पर आप नहीं कह सकते कि ये उसका व्यक्तित्व है। क्योंकि जो वुडवर्थ ने डिफिनीशन दिया था उन्होंने भी अपने डिफिनीशन में यही कहा था कि व्यक्तित्व के मानव व्यक्ति के जो व्यवहार होता है उसका जो समग्र विशेषता होती है वो उसका व्यक्तित्व होता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है यह व्यक्ति की उसकी सोच, उसकी कार्यशैली, उसका लोगों के प्रति नज़रिया, उसका व्यवहार, ये सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व के ही अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांतों की।
जिसमें अब पहले सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। इसमें व्यक्तित्व के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग राय दिया है, लेकिन व्यक्तित्व को सर्वप्रथम सैद्धांतिक ढांचे में बांधने का कार्य फ्रायड ने किया था। इसलिए हम लोग फ्रायड की जो पर्सनालिटी थियरी है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रायड अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किया और विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने अपना व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक कभी कभी ये प्रश्न आता है कि व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत किसने दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर होता है फ्रायड ने। क्योंकि व्यक्तित्व का सिद्धांत तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया है समय समय पर, लेकिन जो सबसे व्यापक सिद्धांत की अगर बात आती है और प्रथम सिद्धांत की बात आती है तो इसका उत्तर क्या होगा, फ्रायड होगा। फ्रायड ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तित्व को परिभाषित करने का कार्य किया और व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। तो इन्होंने जो फ्रायड ने अपनी पर्सनालिटी थ्योरी दिया, इसमें दो बातों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। एक तो इनका यह था अचेतन, दूसरा था इदम अहम तथा परा अहम, ठीक है। इदम अहम परा अहम ये भी फ्रायड का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है अचेतन, ठीक है। उन्होंने जो व्यक्तित्व के अचेतन पक्ष होता है और दूसरा इदम अहम पराहम होता है। तो उन्होंने व्यक्तित्व के अचेतन पक्ष को समझाने के लिए बताया और कहा कि व्यक्ति का जो अचेतन पक्ष होता है वह पानी पर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के समान होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों ये आपका पानी है, ठीक है ना, ये पानी है। अब इस पे कोई बर्फ का टुकड़ा है वो तैर रहा है, ठीक है, ये आपका बर्फ का टुकड़ा है। तो लेकिन अब कैसे इन्होंने इसकी तुलना इससे किया, हम इसको इस तरीके से भी समझते हैं। क्योंकि देखिए जो बर्फ़ का टुकड़ा है ये जितना भाग ऊपर दिख रहा है हम उतने के बारे में ही अनुमान लगा सकते हैं, नीचे ये बर्फ़ का टुकड़ा अधिक बड़ा होता है। आप इसको वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते हैं, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है पानी पे जब वो तैरने लगता है तो उसका एक छोटा सा भाग ऊपर दिखता है, बाकी उसका जो सबसे बड़ा भाग होता है वह पानी के नीचे होता है, ठीक है ना। उदाहरण आपको आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कुछ पानी लेकर के उस पर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैराइए तो उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग है वो नीचे रहेगा और उसका एक थोड़ा सा भाग जो है पानी के ऊपर रहेगा। यही इन्होंने अचेतन पक्ष के अंतर्गत बताया है। अचेतन पक्ष के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसका सीधा सा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि अचेतन पक्ष के अंतर्गत फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व की तुलना पानी पर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े से किया, क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है उसका एक छोटा सा भाग बाहर होता है और उसका सबसे बड़ा भाग नीचे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव का व्यक्तित्व भी इसी तरीके का है। जो हमें व्यवहार में मानव का व्यक्तित्व दिख रहा है वह थोड़ा सा है, वाकई उसका क्या स्वरूप है वह उसके अचेतन पक्ष में निर्भर करता है। जैसे हम बर्फ़ पे के टुकड़े को देख करके पानी पर जब तैरता हुआ देखते हैं तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि बर्फ़ का ये टुकड़ा कितना बड़ा होगा या इसके निचले हिस्से का आकार कैसा होगा, समतल होगा या किस तरीके का होगा, उसका बहुत एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा पाते। उसी तरीके से ठीक मानव व्यक्तित्व भी होता है। आप इसे बाहर से देख करके नहीं बता सकते कि यह व्यक्ति इस प्रकार का होगा। बहुत से आप अपने व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए कि व्यक्ति बाहर से दिखावे के रूप में बहुत सादगी से रहता है, बहुत दान पुण्य करता हुआ, पूजा पाठ करता हुआ दिखता है, लेकिन कभी कभी जब हम कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तब पता चलता है कि अरे यह व्यक्ति तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था। बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में लोग मिल रहे हैं जो एक अच्छे पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये किसी गैरकानूनी या गलत कार्यों में संलिप्तता इनकी पाई गई है। तो ये बातें फ्रायड के जो व्यक्तित्व का सिद्धांत था उसके अचेतन पक्ष की वर्णन करते हैं कि इनका जो पक्ष आप बाहर देख रहे थे जरूरी नहीं है कि ऐसा स्वरूप इसका अंदर भी हो। अंदर कुछ और स्वरूप हो सकता है, बाहर कुछ और। दूसरा इसमें टेक्निकल पॉइंट
कि जो व्यक्तित्व जिस तरह से बर्फ़ का जो छोटा भाग ऊपर होता है, सबसे बड़ा भाग नीचे होता है, जिसके बारे में आप नहीं जान पाते, इसी तरीके से मानव का व्यक्तित्व का जो एक छोटा सा हिस्सा होता है वो आप उसके व्यवहार के बारे में देख सकते हैं, लेकिन उसके जो व्यक्तित्व का बड़ा सा हिस्सा है उसे आप नहीं देख सकते, क्योंकि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के अचेतन पक्ष में कार्य करता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अचेतन व्यक्ति के चेतन व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। ठीक है ना। ये अलग सी चीज़ कहा। कभी कभी सत्य असत्य या किसी वाक्य को पहचानो, इस तरह का जब प्रश्न आता है तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का अचेतन होता है वह उसके चेतन को नियंत्रित कर देता है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि व्यक्ति का अचेतन उसके चेतन को नियंत्रित करता है। ये बात उन्होंने कहा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत अगर कोई अचेतन कार्य है तो वो उसके चेतन व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति दिखावे के रूप में अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन करते करते कभी उसके अचेतन पक्ष में कोई बात है तो वो उसके बाहर आ जाती है। ठीक है। इसी अर्थ में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का जो अचेतन होता है उसके चेतन पक्ष को नियंत्रित करता है। चूँकि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि चेतन नियंत्रित करता है या अचेतन, तो आप लोग जानिए जो अचेतन होता है वो कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? चेतन को। ठीक है ना। अनकॉन्शियस कॉन्शियस को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इन्होंने अर्धचेतन, चेतन तथा अचेतन की बात किया। ठीक है। किसकी बात किया? अर्धचेतन, चेतन तथा अचेतन। ठीक है। अचेतन, अर्ध चेतन और चेतन, ये तीन तरीके की तीन भागों में इन्होंने बांटा है। कैसे बांटा है कि अर्धचेतन, अचेतन, अर्धचेतन तथा चेतन। तो इसमें जो अर्धचेतन है यह इनके और इनके बीच पुल का कार्य करता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि अब प्रश्न आता है कि चेतन, अचेतन तथा अर्धचेतन में पुल का कार्य कौन करता है? ठीक है। तो वो कार्य करता है अर्धचेतन। अर्धचेतन में क्या होता है? कुछ अचेतन के भी गुण होते हैं और कुछ चेतन के गुण होते हैं। इसलिए अचेतन और चेतन के बीच जो अर्धचेतन होता है वो पुल का कार्य करता है, यानी इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है। यह बात फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में कहा है। ठीक है। तो दूसरी बात इन्होंने क्या कहा अचेतन के बारे में कि अचेतन अनैतिक तथा असामाजिक इच्छाओं का समूह है। हम बात कर रहे हैं इस पक्ष की। इसके बारे में और फ्रायड ने क्या कहा कि ये जो है असामाजिक बातों का, अनैतिक बातों का समूह होता है। हर व्यक्ति के अंदर ऐसी कुछ इच्छाएं होती हैं जो अचेतन पक्ष में होती हैं। वो कैसी होती हैं? असामाजिक तथा अनैतिक होती हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति के चेतन के पक्ष में आ जाएगा तो वो उन चीज़ों का सुधार कर लेगा। इसलिए प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। वह ये पूछा जाता है कि व्यक्ति की असामाजिक तथा अनैतिक इच्छाएं व्यक्तित्व के किस स्तर पर होती हैं? फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की असामाजिक तथा अनैतिक, असामाजिक तथा अनैतिक, ये प्रश्न आपका आता है कि फ्रायड के अनुसार असामाजिक तथा अनैतिक विचार मानव व्यक्तित्व के किस पक्ष में होते हैं? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इदम अहम पराहम। ठीक है। तो आपका उसमें क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा अचेतन। ठीक है ना। इसमें आपका उत्तर क्या होगा?
अचेतन। ठीक है, जी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके दूसरे बिंदु पर जो इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया। ये प्रश्न आप हमेशा ध्यान रखिए कि असामाजिक इच्छाएं या अनैतिक इच्छाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के किस स्तर पर कार्य करती हैं, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है। ठीक, तो जो दूसरी बात इन्होंने कहा कि चेतन में सामाजिक तथा स्वीकृत अनुभूतियाँ होती हैं। जब अचेतन में क्या होती हैं, अनैतिक और असामाजिक स्थितियाँ होती हैं। अब चेतन में कैसी होती हैं इसकी हम बात करेंगे। अभी तो हम अचेतन की बात कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, चेतन की बात करेंगे। तो चेतन जो होता है वो अचेतन का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे इसमें सामाजिक और नैतिक बातें। ठीक, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कि सामाजिक एवं नैतिक बातें व्यक्तित्व के किस स्तर पर कार्य करती हैं, या तो आपका उत्तर होगा चेतन स्तर पर। ठीक है, या किस स्तर में विद्यमान होती हैं, इस तरह का भी प्रश्न आता है, तो बच्चों इसका भी उत्तर आपका चेतन होगा। ठीक है, अब व्यक्तित्व की जो संरचना होती है उसकी संरचना में फ्रायड ने इदम, अहम तथा परा अहम की महत्वपूर्ण भूमिका बताया है। अब आपके लिए समझने की, अभी तो हम लोग अचेतन में बात किए, फिर अचेतन का जो दूसरा पक्ष होता है चेतन, अर्धचेतन, तीनों की बात किया। तीनों में आप कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि अचेतन, अर्धचेतन तथा चेतन। देखिए तीन बातें हैं। अचेतन पक्ष में देखिए तीन बातों को समझाया। अचेतन, जिसमें असामाजिक तथा अनैतिक इच्छाएं निहित होती हैं व्यक्ति के व्यवहार की। अर्धचेतन, जो पुल का कार्य करता है, इसमें दोनों बातें विद्यमान होती हैं। अचेतन क्या होता है, जिसमें सामाजिक एवं नैतिक, दया, परोपकार, सहनशीलता, इस प्रकार के जितने सद्गुण हैं, मानव व्यक्तित्व के जो नकारात्मक गुण होते हैं वो अचेतन में होते हैं, जो कुछ सकारात्मक होते हैं वो चेतन में होते हैं, तथा अर्धचेतन सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के गुणों का संयोग होता है या सम्मिश्रण होता है। ठीक, ये बात कंफर्म हो गई कि ये अचेतन का जो इन्होंने पक्ष बताया, तीन, अचेतन, अर्धचेतन तथा चेतन, यानी सामाजिक नैतिक जो बातें होंगी वो चेतन में होंगी और असामाजिक अनैतिक बातें अचेतन में होंगी, तथा दोनों मिलाकर के अचेतन तथा चेतन के गुण मिलाकर के जो होता है वो अर्धचेतन होता है। ठीक, अब इन्होंने मानव व्यक्तित्व का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बताया, इदम, अहम तथा पराहम। ठीक है ना, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने एक ऐसे चार्ट के माध्यम से समझाने का कार्य किया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने तीन भागों में बांटा। तो पहला बताया इदम, दूसरा बताया अहम, तीसरा बताया परा अहम। ठीक है, फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के तीन स्तर इसमें बांटे, इदम, अहम तथा पराहम। तीनों स्तरों का ये इन्होंने एक पिरामिड बनाया। ठीक है दोस्तों, पिरामिड जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने इदम को सबसे नीचे, अहम को बीच में तथा पराहम को सबसे ऊपर रखा। तो ये समझ लीजिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। 2015 से ये 3 बार कंटिन्यू आ चुका है। तो इसलिए इस प्रश्न को ठीक से देखिए कि आखिर मानव व्यक्तित्व का इदम, अहम और पराहम होता है, तो उसमें क्या होता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, जो इदम होता है इसका संबंध जो है मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों से होता है। ठीक, इदम का संबंध किससे होता है, मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों से होता है। मनुष्य के अंदर जो भी असामाजिक या गलत बातें या ऐसी कोई इच्छाएं होती हैं वो इदम के अंतर्गत होती हैं। मनुष्य की जो दमित इच्छाएं होती हैं वो सारी बातें इदम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब जो दूसरी बात है पराहम,
ये इसके जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या होती है? आध्यात्मिक एवं सामाजिक। आध्यात्मिक एवं सामाजिक बातें क्या होती हैं? वो पराहम के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आपका आता है अहम। अहम का जो संबंध होता है मनुष्य के वास्तविक जीवन से होता है। वास्तविक जीवन, इसमें देखिए ये जो शब्द मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, ये शब्द ही आपके प्रश्न का आधार बनेंगे। ये जो 3 शब्द हैं ये एकदम अहम पराहम को बहुत कुछ डिस्क्राइब करते हैं। कैसे करते हैं वो आप देखिए कि जो इदम होता है इसका संबंध क्या होता है? मनुष्य के पार्श्विक प्रवृत्तियों से होता है। अब इस पर प्रश्न आता है कि निम्न में से पार्श्विक प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है? इन्हीं 3 शब्दों से प्रश्न बनता है। अभी तक जितने प्रश्न आए हैं वो इन्हीं 3 शब्दों पर के इर्द गिर्द आए हैं। ठीक है, तो पार्श्विक प्रवृत्तियों का संबंध है व्यक्ति के इदम से होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कि व्यक्ति के आध्यात्मिक बातों का संबंध किससे होता है, या व्यक्ति में आध्यात्मिकता किस स्तर पर पाई जाती है? तो वो पराहम में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनमें पराहम स्तर पर ऐसे विचार होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने व्यक्तिगत हितों से इतर सोचता है, वह जन कल्याण की बात करता है, पर उपकार की बात करता है और मानव मात्र के कल्याण की बात करता है पराहम स्तर पर व्यक्ति। लेकिन जब इदम स्तर पर व्यक्ति पाता है तो इस स्तर पर जब व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, देखिए व्यक्ति के व्यक्तित्व 3 स्तरों में होता है। अगर इदम स्तर पर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है तो उसकी विशेषता ये होती है कि वो अत्यधिक भोजन खाने, तामसी प्रवृत्ति के भोजन खाने में विश्वास करता है, सोने में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी, लड़ाई झगड़ा करने में, बात बात पर लड़ जाने में एग्रेशन दिखाता है। तो वो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो इदम के स्तर पर कार्य कर रहा है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व इदम के स्तर पर कार्य करता है उसमें पार्श्विक प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है, जैसे अत्यधिक भोजन करना, अत्यधिक नॉन वेज या इस तरीके गरिष्ठ भोजन करना, अत्यधिक कुछ समय में सोना, या फिर लड़ाई झगड़ा करना, तोड़ फोड़ करना, एग्रेशन दिखाना, ये सब उसके व्यक्तित्व के इदम स्तर पर होते हैं। फिर आपका जब पराहम आ जाता है तो पराहम में भी दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर कार्य करता है, वह जन कल्याण की बात करता है, वह उसका ज़्यादातर समय जो है दूसरों की भलाई में जाता है, वह अपने कल्याण के बारे में बहुत कम सोचता है, वह शारीरिक सुखों के बारे में बहुत कम सोचता है, वह हमेशा ये सोचता रहता है कि वो ऐसा कौन सा कार्य कर दे जिससे लोगों का कल्याण हो जाए, लोगों की भलाई हो जाए। वह अपने बारे में कम सोच करके दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो उसका व्यक्तित्व है वो पराहम स्तर पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है? अहम स्तर। ये होता है इसका संबंध जो होता है वास्तविक जीवन से होता है। अब ये बताइए कि क्या वास्तविक जीवन का क्या मतलब हुआ? अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जैसे अगर व्यक्ति इदम प्रवृत्ति का है, इसका व्यक्तित्व इस स्तर पर कार्य कर रहा है तो समाज में इनकी भी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति इस स्तर पर है तो वो हमेशा दूसरों के लिए करेगा, अपने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए जो आम होता है इसमें पराहम और इदम दोनों के जो गुण होते हैं वो मिले होते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति जैसे ये इदम के व्यक्ति है तो वह कोई जैसे मान लिया जाए आप किसी ट्रेन से किसी स्टेशन पे आपकी ट्रेन रुकती है, कोई व्यक्ति उतरता है और वो दुकान पे जाता है, सामान लेता है, सामान लेने के बाद वह पैसा देना भूल गया, 4 कदम चलता है तब उसको याद आया कि यार मैंने पैसा नहीं दिया। तो अब वो क्या करेगा वो उसके व्यक्तित्व के स्तर पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर वो चालबाजी करता है, पैसा ना देने के लिए और तेज़ी से अपने डिब्बे की ओर बढ़ता है और अपने ट्रेन में जाके बैठ जाता है और उसकी ट्रेन चल देती है, तो इसका मतलब उसका व्यक्तित्व इदम स्तर पर कार्य कर रहा है। दूसरी चीज़ पराहम है। पराहम में क्या है कि अब देखिए ये व्यक्तित्व तो अच्छा नहीं होता। अब बात आती है पराहम की। जैसे वही व्यक्ति ट्रेन से उतरा या कोई भी व्यक्ति मान लीजिए XYZ और
वो खाने के लिए कोई सामान दुकान से लेता है और वो भी पैसा देना भूल गया। जैसे 4 कदम चलता है, अपनी ट्रेन के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वो पैसा नहीं दिया। तो अब उसको लगता है कि अरे यार ये तो किसी के साथ बेईमानी हो जाएगी, मुझे लौट के पैसा देना चाहिए। तब तक ट्रेन का सिग्नल हो जाता है और ट्रेन चलने लगती है। तो लेकिन जो पराहम वाला व्यक्ति है वो ये नहीं सोचेगा कि अब ट्रेन मेरी छूट जाएगी, बल्कि वो लौट कर आता है, दुकानदार को पैसा देता है, चाहे उसकी ट्रेन छूट ही क्यों ना जाए। तो देखिए ये स्थिति भी कष्टदायक होती है। अब हम बात करते हैं पराहम की, अहम की। अहम क्या, इसका वास्तविक जीवन से संबंध होता है। इसमें व्यक्ति देखता है कि अगर हमारे पास समय है तो फिर मैं लौट के उसको पैसा दे देता हूँ, अगर समय नहीं है, चूँकि ट्रेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो ट्रेन में बैठ जाता है और अपने दिमाग में बात रखता है कि अगर ठीक है मैं लौटाने या कभी आया तो इस दुकानदार को वो देख लेता है अच्छे से, इस दुकान वाले को मैं पैसा दे दूंगा, या मैं इसके पैसे की इस पैसे का उपयोग मैं किसी की मदद करने में कर दूंगा। तो ये अहम होता है, इसीलिए कहते हैं इसका जो संबंध होता है वो वास्तविक जीवन से होता है। यहाँ किसी का पैसा लेकर के भागना अच्छी बात नहीं है, और यहाँ किसी के थोड़े पैसे के लिए अपनी ट्रेन छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो अहम होता है वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हमें वहाँ पे कौन सा व्यवहार सबसे उचित है। इसीलिए हम कहते हैं इसका जो संबंध होता है वो वास्तविक जीवन से होता है। एक अलग प्रश्न आता है कि इदम अहम तथा पराहम में, ध्यान से सुनिएगा ये प्रश्न को, ये प्रश्न ज़्यादा बार रिपीट किया है कि इदम और इदम अहम तथा पराहम में वह कौन सा स्तर है जो समायोजन का कार्य करता है। ठीक, तो अब आपका इसमें अहम होगा, ये क्या करता है, समायोजन का कार्य करता है। एक तो इसका संबंध वास्तविक जीवन से होता है और दूसरा क्या होता है, समायोजन का कार्य करता है। अब समायोजन कैसे करता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कुछ परा अहम के भी गुण होते हैं, कुछ इदम के गुण होते हैं। इस प्रकार से मानव जीवन में क्या होता है, समायोजन हो जाता है और वो अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकता है। अगर इस प्रकार का मनुष्य का जीवन होगा तो भी बहुत कठिन हो जाएगा, और इस प्रकार का भी जीवन होगा, इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व होगा तो भी समाज में उसको कोई स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जब उसे परिवार में, समाज में, कार्यस्थल पर उसे सम्मान नहीं दिया जाएगा, गिरी निगाहों से देखा जाएगा, तो उसका जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए जो उपरोक्त दोनों स्तर होते हैं वो जीवन के लिए अच्छे नहीं होते। जो अहम होता है यह मानव जीवन के लिए सबसे सही होता है, क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति के वास्तविक जीवन से होता है। और इदम अहम और पराहम के बीच जो संयोजक कड़ी होती है वो कौन होती है, अहम होती है। परा अहम तथा इदम के बीच समायोजन का कार्य कौन करता है, अहम। ठीक है, ये इन्होंने समझाने के लिए बताया फ्रायड ने। तो ये जो उन्होंने मानव व्यक्तित्व के जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष था, इदम अहम था तथा पराहम, इसको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग बात करते हैं, और अंत में इन्होंने कहा कि ये जो तीनों होते हैं ये सम्मिलित होकर के कार्य करते हैं। ठीक है, और जिससे व्यक्ति होता है वो अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है और अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। ठीक है, अब जो इदम होता है यह व्यक्ति के जो जीवन होता है उसके शुरुआती 3 वर्षों में होता है। ठीक है, जो इदम होता है व्यक्ति के जीवन के 3 वर्ष तक होता है। बालक अगर हम देखते हैं कोई बच्चा होता है तो उसका जो व्यक्तित्व होता है वो शुरू के 3 साल में इदम प्रधान होता है। अब इदम प्रधान क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पसंद की सोचता है, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे की सोचता है, उसका दूसरों के नुकसान से कोई लेना देना नहीं होता, वह सिर्फ अपने सुख सुविधा को ध्यान में रखता है। ठीक है, अब ये विशेषताएं आप 0 से 3 वर्ष के बच्चों में देख लीजिए। आप स्वयं एक कोई खिलौना लीजिए और इस आयु वर्ग के बच्चों को दीजिए, और थोड़ी देर बाद वो खिलौना मांगने लगी तो वो बच्चा खिलौना आपको वापस नहीं करेगा, वो कहेगा ये खिलौना मेरा है, क्योंकि उसमें नैतिक भावना की कमी होती है। यही चीज़ है इदम। इदम में असामाजिक और अनैतिक बातें होती हैं। ठीक है, और अब इसका जो दूसरा स्तर है वो हम लोगों ने अहम बताया भी। अहम ये होता है आपका 3 से 5 वर्ष। इसमें व्यक्ति जो बालक होता है उसके व्यक्तित्व में ये
बातें आ जाती हैं कि वो कभी कभी अच्छा भी कार्य करता है और कभी कभी बुरा भी कार्य करता है। ठीक है, ये वास्तविक जीवन में रहकर कार्य करता है। आंशिक रूप से चेतन तथा आंशिक रूप से अचेतन दोनों प्रकार का जो व्यवहार होता है वो अहम में होता है। ठीक है, अब आती है बात परा अहम की। ठीक है, बात किसकी आती है? परा अहम। ये होता है 5 वर्ष से आगे। ठीक है, जब बच्चा 5 वर्ष से आगे हो जाता है तब उसमें पराअहम व्यक्तित्व की प्रधानता आ जाती है। इसमें क्या होता है? इसका संबंध सामाजिक संस्कारों एवं मान्यताओं से है। जो पराअहम का संबंध होता है वह सामाजिक परंपराओं एवं मान्यताओं से होता है। तो आप स्वयं देखिए, जब बच्चा 5 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तब वह धीरे धीरे सामाजिक अनुशासनों का पालन करने लगता है। वो स्कूल जाने लगता है, स्कूल के नियमों का पालन करता है कि किस प्रकार से क्लास में उठना है, बैठना है, टीचर्स को विश करना है, क्या करना है, ये सारी बातें तब वो करने लगता है। ये बातें 5 वर्ष के बाद शुरू होती हैं। तो अगर देखा जाए कि अगर इसको, इन चीज़ों को आधार बना करके अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये इदम किस वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है, अहम किस आयु वर्ग के बच्चों में पाया जाता है, या किस आयु वर्ग के बच्चों के व्यक्तित्व परा अहम के अंतर्गत पाया जाता है, या परा अहम की व्यक्तित्व बालक में कितने वर्ष के पश्चात शुरू होता है। तो ये सारे प्रश्न के आपके आधार हैं। ये व्यक्ति अब ऐसा नहीं कि 0 से 3 ही वर्ष तक के बच्चों में इदम पाया जाता है, 50 साल के लोगों में भी पाया जाता है। लेकिन हम बाल विकास के दृष्टिकोण से अगर हम जब देखते हैं तो वो हम जस्टिफाई करते हैं कि देखिए 0 से 3 वर्ष तक बच्चों की जो व्यक्तित्व होता है वो इदम प्रधान होता है, और 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका व्यक्तित्व अहम केंद्रित होता है, और जो 5 वर्ष से आगे होते हैं तब उनका व्यक्तित्व में पराअहम आ जाता है। चूँकि पराअहम एक ऐसा है कि जिसमें परोपकार की भावना प्रबल हो जाती है, सामूहिक एवं राष्ट्रीय हितों की बात व्यक्ति करने लगता है। ठीक है, अब तो इन्होंने मानव व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए इन 2 पक्षों के अलावा इन्होंने एक ऊर्जा की बात की है। फ्रायड ने कहा कि ऊर्जा, तो इन्होंने ऊर्जा 2 प्रकार की बताया। फ्रायड ने ऊर्जा कितने प्रकार की बताया? 2 प्रकार की बताया। एक शारीरिक ऊर्जा, दूसरा मानसिक ऊर्जा। ठीक है, तो शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा में बांटा, और एक तीसरे अन्य ऊर्जा की बात किया जिसे यौन ऊर्जा कहा। ठीक है, फ्रायड ने यौन ऊर्जा की बात किया। यौन ऊर्जा को उन्होंने लिबिडो का नाम दिया। देखिए, यौन ऊर्जा, इसको क्या कहा? लिबिडो। यह भी प्रश्न कई बार आया है कि फ्रायड ने यौन ऊर्जा को कहीं कहीं यौन बल भी लिखा होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में यौन बल का ही प्रयोग कई बार किया गया है। टेक्स्ट बुक्स में यौन ऊर्जा है, ऊर्जा या बल। तो ये पूछा क्या है कि फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में यौन बल को या यौन ऊर्जा को किस नाम से संबोधित किया? तो उन्होंने लिबिडो नाम से संबोधित किया। ठीक है, तो लिबिडो को उन्होंने 5 अवस्थाओं में बांटा था। उन्होंने जो लिबिडो बताया है उसको 5 अवस्थाओं में बताया है कि लिबिडो की 5 अवस्था होती है। पहली अवस्था क्या होती है? मुखावस्था। ठीक है, पहली इसकी अवस्था क्या है? मुखावस्था। दूसरी है गुदावस्था। ये आपकी जो अवस्था होती है 0 से 1 वर्ष की होती है। ठीक है, और गुदावस्था 1 से 2 वर्ष की होती है। इसमें 1 वर्ष से 2 वर्ष की होती है आपकी। यानी जो बच्चे होते हैं जन्म से 1 वर्ष तक वो मुखावस्था में होते हैं, 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में गुदावस्था में होते हैं, फिर 3 से 5 वर्ष तक इसमें सैसनावस्था कहा जाता है। इसको सैसना
शैशनावस्था। अभी मैं बताऊंगा कि ये अवस्थाएं क्या होती हैं। 3 से 5 या 6 वर्ष, ठीक है। ये क्या बोला है, 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष तक चलती है, वो शैशनावस्था होती है। फिर आपकी होती है अव्यक्तावस्था। चौथा आप क्या होता है, अव्यक्तावस्था, ठीक है। ये आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, ठीक है। अब अगला आता है जननेंद्रिय अवस्था। 5वां अवस्था क्या है, जननेंद्रिय अवस्था, ठीक है। ये होती है 13 वर्ष से आगे, ठीक है। तो ये इसका आप समझने का प्रयास करिए कि यौन ऊर्जा को मानव के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण स्थान दिया फ्रायड ने, ठीक है। यौन ऊर्जा को किस नाम से संबोधित किया फ्रायड ने, लिबिडो, ठीक है। इस नाम से इसको संबोधित किया। अब ये जो लिबिडो है या यौन ऊर्जा है, दोनों एक ही बातें हैं। क्योंकि अपने यौन ऊर्जा शब्द के लिए लिबिडो, कभी कभी ये पूछता है कि लिबिडो का संप्रत्यय किसने दिया, ठीक है, या लिबिडो का संबंध किससे है, या जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी लिबिडो रहेगा, आगे के बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का नाम रहेगा, तो लिबिडो आपको फ्रायड से मैच करना है, ठीक है ना। तो देखिए लिबिडो या यौन ऊर्जा को उन्होंने 5 अवस्थाओं में बांटा। फ्रायड ने यौन ऊर्जा को 5 भागों में बांटा। पहला है मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा शैशनावस्था, अव्यक्तावस्था और जननेंद्रिय अवस्था। अब मैं समझाता हूँ कि इन अवस्थाओं की क्या विशेषता है, इन अवस्थाओं का क्या मतलब है। तो दोस्तों देखो, मुखावस्था का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बच्चों की अवस्था जो 0 से 1 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे मुख के माध्यम से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, या कह लीजिए, चूँकि ये हम लोग ये कोई सामान्य अवस्थाओं की बात नहीं हो रही है, ये यौन बल या लिबिडो की बात हो रही है, इनकी यौन ऊर्जा की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 1 वर्ष वाले, वो मुख के माध्यम से यौन सुख प्राप्त करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब छोटे छोटे कोई बच्चे होते हैं तो वो कोई चीज़ पाते हैं तो सीधा मुंह में डालते हैं, और मुंह के माध्यम से ही वो यौन आनंद लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर उन्होंने दूसरी अवस्था गुदावस्था बताई। गुदावस्था ये बिल्कुल एक बेहद नया संप्रत्यय था, जो मनोवैज्ञानिक जगत में काफ़ी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा, और ये तथ्य आज तक अभी सिद्ध नहीं हो पाया है। इसमें ये कहा गया है कि जो गुदावस्था होती है उसमें बच्चे मल मूत्र त्याग के द्वारा आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो तीसरी अवस्था होती है शैशनावस्था, ये 3 से 6 वर्ष तक की होती है, ठीक है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो अनेक ऐसे क्रियाएं करते हैं जिनके माध्यम से उनका अपना जो यौन व्यवहार होता है वो शिश्न पर केंद्रित हो जाता है। अव्यक्ता अवस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक स्टेटमेंट मनोविज्ञान में सुना होगा कि जो बाल्यावस्था है उसमें जो यौन ऊर्जा होती है ये सुसुप्ता अवस्था में होती है। यौन इच्छाएं जो बालक की होती है वो सुसुप्ता अवस्था में होती हैं, कब? बाल्यावस्था में। तो ये जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है ये बाल्यावस्था की अवस्था है, इसके लिए इसको अव्यक्ता अवस्था के नाम से जाना गया है। अव्यक्ता का मतलब वो अपनी यौन इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है। अब जननेंद्रिय अवस्था क्या है कि इसमें बालक अपना जो यौन व्यवहार है वह किसके माध्यम से व्यक्त करता है? प्रौढ़ों की तरह, ठीक है। इसमें भी बालक अपना यौन व्यवहार एक्सप्रेस करता है, लेकिन कैसे? मुख के माध्यम से। इसमें अपना यौन व्यवहार कैसे करता है? गुदा के माध्यम से करता है। इसमें शिश्न के माध्यम से करता है, लेकिन भले शिश्न के माध्यम करता है लेकिन वह प्रौढ़ों से भिन्न होता है, उसका समलिंगियों के समान। फिर ये जो अव्यक्तावस्था है वह इसमें अपनी कोई यौन इच्छाओं को व्यक्त नहीं करता, लेकिन जब वो किशोरावस्था में 13 वर्ष के बाद प्रवेश करता है तो वह परिपक्व लोगों की तरह अपनी यौन इच्छाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका
फ्रायड के व्यक्तित्व का सिद्धांत आपने आज इसे पढ़ा। अब आगे हम व्यक्तित्व का जो अगला सिद्धांत पढ़ाएंगे वो है आपके कार्ल रोजर के व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं कार्ल रोजर के व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ाऊंगा। थैंक यू।